ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। स्वागत आप सभी का संदेश टू सोल्जर्स में, ऐसा शो जिसमें देश भावना, देश प्रेम परिपूर्ण होता है। आज के शो में हमारे गेस्ट हैं कर्नल वीरेंद्र थापर। ही इज अ वेटरन आर्मी ऑफिसर। 1965-1971 की लड़ाई में सर्व किया एंड कारगिल युद्ध के शहीद कैप्टन विजयंत थापर जो वीर चक्र से सम्मानित रहे, उनके पिता हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका संदेश टू सोल्जर्स में। और बहुत अनुग्रहित हैं हम, हमारे देशवासी बहुत अनुग्रहित हैं कि देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान दे किया आपके परिवार ने। क्या कहना चाहेंगे अपने परिवार के बारे में, उसके परिचय के बारे में? बहुत कुछ कहने के लिए है, लेकिन आज का देखिए कोइंसिडेंस कैसा है कि आज के दिन ही विजयंत वापस आए थे। अच्छा। मतलब शहीद अवस्था में वापस आए थे आज। तो आज आप प्रोग्राम कर रही हैं तो पूरी तरह से हम आपको ब्यौरा देंगे। जी बिल्कुल, जुड़े रहिए हमारे साथ। यह है संदेश टू सोल्जर। कर्नल वीरेंद्र थापर, आपने कहा आज के दिन को याद कर रहे हैं आप, साझा कीजिए हमारे लिसनर्स से। देखिए जी, आज के दिन वो हमारे जिंदगी का एक बड़ा यादगार दिन बन के रह गया है, क्योंकि आज का जो तूफान, एक किस्म से तूफान आया था नोएडा में, वैसा शायद ही कहीं और आया होगा। 1.5 लाख लोग तो विजयंत के आखिरी यात्रा के लिए मौजूद थे। और ये भी बता दूं कि ना तो हम उनको जानते हैं, ना वो हमको जानते हैं किसी भी तरीके से, लेकिन वो आए थे क्योंकि वो जो वीरता है ना, वीरता एक ऐसा मुद्दा है जिसको सब लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो लोग जानना चाहते थे कि वो वीर जिसने अपनी जान दी देश के लिए, कम से कम उसको देख लें एक झलक। तो वो ऐसे भीड़ उमड़ पड़ी थी वो देखने। तो ये जो इज्जत मिलती है ये आपके उस काम के लिए मिलती है, बहादुरी के लिए मिलती है। क्योंकि आज मैं सोल्जर्स के साथ बात कर रहा हूँ तो बहादुरी से और अपना ड्यूटी पूरी अच्छी तरह करने के वजह से आपको रिस्पेक्ट भी उतना ही मिलता है। तो ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण शो है आज संदेश टू सोल्जर्स। हमारे साथ हैं शहीद कैप्टन विजयंत थापर, वीर चक्र से सम्मानित। उनके पिता कर्नल वीरेंद्र थापर। ही हिमसेल्फ इज अ वेटरन आर्मी ऑफिसर। वॉर में सर्व किया, 65 में, 71 में, इंसर्जेंसीज में देश की सेवा में संलग्न रहे। कुछ लोग वक्त की पहचान बन जाते हैं और अपने पद चिन्ह इस प्रकार छोड़ते हैं कि सदियों तक प्रेरणा के रूप में काम करते हैं। हमारे साथ आज हैं वेटरन आर्मी ऑफिसर कर्नल वीरेंद्र थापर। सर, आपने 1965 में सर्व किया, उस समय का माहौल बहुत अलग होगा, कुछ उल्लेखनीय बातें? देखिए, उस समय जो थी सेना जी, वो सेना का कैरियर जो था वो बहुत ही नंबर 1 कैरियर था। अच्छा। कोई भी नौजवान ऐसा नहीं होगा जो वर्दी का इच्छुक ना हो, वर्दी पहनने का इच्छुक ना हो। तो सबसे पहली चॉइस थी आर्म्ड फोर्सेस। तो 1962 में मैं IMA में चला गया था। अच्छा। और मात्र 20 दिन पहले चीन का युद्ध खत्म हुआ था।
तो हमें ये एक किस्म का मलाल रहा अच्छा। कि हमें मौका ही नहीं मिला। तो जब 65 का मौका मिला तो हमारी खुशी की बहुत खुशी हुई Very nice. कि ठीक है, जा रहे हैं। जी और हम उस समय नाथुला नाम के एक, आपने दर्रे के बारे में सुना होगा, जी वो उस समय बड़ी भयंकर जगह थी, क्योंकि ना कोई सड़क थी ना कुछ और था। अब तो वो टूरिस्ट स्पॉट बना हुआ है, लेकिन उस समय तो बहुत ही भयानक जगह थी। वहां पे 23 आदमियों के साथ मैं था और मेरे ऑपोजिट वो चीन की पूरी सेना, एक बटालियन पूरी, उन्होंने 18 सितंबर को हमारे ऊपर कार्रवाई कर दी थी। तो 18 से लेके 21 तक हम वहां जुटे रहे। उन्होंने सोचा था हम भाग जाएंगे डर के मारे, लेकिन हम जुटे रहे। गोलियां चलती रही, मोटर्स की शेलिंग भी होती रही, लेकिन हम वहां डट के रहे और कोई उनको आगे नहीं बढ़ने दिया। क्या तो बात ये है 65 में। एक अकेलापन बहुत महसूस होता था, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, राइट और गोलियों की आवाज जब चलती थी तो गड़गड़ाते थे पूरे पहाड़ों में। तो नए नए अफसर थे उस वक्त, मैं भी विजयन जितना ही बड़ा था जी। और उसी हालत में था लगभग। लेकिन ठीक है, जवान हमारे साथ थे और हम उनके साथ थे, तो उस स्थिति का मुकाबला किया। एब्सोल्युटली। विधि का विधान की आपने भी मुकाबला किया, आपके पुत्र ने भी मुकाबला किया, उसके बारे में बात करेंगे। 71 के वॉर में अपने एक्सपीरियंसेस क्या थे? देखिए जी, 71 वॉर जो था वो हम पूरी तरह से जीता है। जी जीतने के बाद हमने पहली बार इतिहास में किसी एक नया देश बनाया गया आर्मी की स्ट्रेंथ के ऊपर, जी वरना कोई देश अभी तक नहीं बना है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो कि लड़ाई युद्ध के बाद बनाया गया हो। तो हमने पाकिस्तानी आर्मी को बुरी तरह से हराया जी और वो पूरा नया देश बना बांग्लादेश। जी और हम लोग बहुत खुश थे, मतलब खुशी का कोई अंदाजा नहीं आप लगा सकते। वैसे ही बांग्लादेशी लोग जो हैं वो बहुत खुश थे। अच्छा हाँ, मतलब उस दिन ढाका और चिटागोंग में जो नज़ारे थे वो हमारी आंख से कभी खत्म ओझल नहीं होंगे, क्योंकि इतना लोगों में खुशी उमड़ पड़ी थी जैसे। लेकिन जो अत्याचार हुआ वहां पे, जी वो भी हमने देखा, और वो मैं कभी भी बयान नहीं कर सकता हूँ, इतना ज्यादा अत्याचार किया उन्होंने। शब्द कम पड़ जाते हैं, लेकिन आपने वो एक्सपीरियंस किया और कुछ उसके बारे में। लेकिन ये जो सिलसिला है कि आर्मी को सर्व करने का लगातार आपने बनाया रखा, नागालैंड इंसर्जेंसी में भी आप सक्रिय थे? हाँ जी, अच्छा नागालैंड में था। नागालैंड में जो इंसर्जेंसी है वो काफी दिनों से चल रही थी और काफी काबू में थी, लेकिन फिर भी हमारी पोजीशन ऐसी थी, बिल्कुल हमारी पोजीशन थी हमारी पलटन की, वो ऐसी जगह पे थी जहां पे बर्मा से आमतौर पे इंसर्जेंट्स आ जाते थे और कुछ उद्यम मचाते थे। तो हमें जाना पड़ता था, बड़ी कठिन परिस्थिति थी वो भी, क्योंकि आप चले गए, बारिश वहां पे नागालैंड की बारिश अलग ही किस्म की है। तो वो लगा के अपने रेनकोट लगा के बैठे हुए हैं, रात में इंतजार कर रहे हैं कि कब आएंगे, लेकिन इस तरह से वो बड़ी सख्त किस्म की ड्यूटी थी। पूरा देश जुड़ता है हमारे इस कार्यक्रम से, और आज तो बहुत ही खास है। देखिए तरुण जी छत्तीसगढ़ से यहाँ जुड़े हुए हैं, लिखते हैं भारत भूमि की पुण्य मिट्टी का तिलक जय घोष करता है उन वीर सपूतों के लिए। बहुत सारी बातें उन्होंने लिखी है यहाँ पर। लगभग कितने साल की सर्विस के बाद आप सेवानिवृत्त हुए? मैं हुआ जी 37 ईयर्स। 37 ईयर्स, 37 साल के बाद सेवानिवृत्त हुआ। अच्छा, पूरी तरह से। और एज यू सेड, रिटायरमेंट के वक्त फिर किस तरह से वो बातें हुई थी? बड़ी वो भी विचित्र सी बात है कि मैं हमेशा समझता था कि मैं रिटायर होऊंगा और विजय मेरी जगह पर तैनात हो जाएंगे। जी।
वही वही सारी चीजें वो ले लेंगे मेरे से। जी। लेकिन अफसोस ये हुआ कि उनका जो शहीदी थी वो सिर्फ 2 महीने पहले हो गई, और मैं बहुत उसको बुरा लगा कि हम दोनों रिटायर नहीं हो सके, हम दोनों नहीं इकट्ठे रह सके। You were about to retire and हम he देखिए left. जब विजयंत यहाँ से गए तो उसके बाद में हम मिल ही नहीं सके, ना उनको छुट्टी मिली, ना उनको कोई इवन ये टेलीफोन पे बात करना बहुत मुश्किल था। उस समय पे तो मोबाइल नहीं थे, जी। तो कभी कभी मुश्किल समय कहीं था। कोई मेरा अफसर मिल जाता था तो कनेक्ट कर देता था। जी। 1999 कारगिल वॉर में शहीद और मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित कैप्टन विजयंत थापर, आपके पुत्र, कैसे डिस्क्राइब करेंगे उनकी चाइल्डहुड को? लेकिन उससे पहले उनके नाम पर मैं आना चाहती हूँ। बहुत खूबसूरत नाम, विजयंत, और आप रॉबिन रॉबिन कह रहे थे, तो इन नामों के बारे में बताइए। देखिए जी, जब वो पैदा हुए तो एक बड़ा खूबसूरत शहर है जिसका नाम है नंगल, भाखड़ा नंगल, जी। सतलुज के किनारे बसा हुआ है। और जब वो पैदा हुए तो वो भी जो हॉस्पिटल था इत्तेफाक से वो उनके फूफा जी के नाम पे था। अच्छा। गुरबख्श सिंह हॉस्पिटल। और वो एक जब जैसे ही मैंने उनको देखा तो 1-2 दिन के बाद उनमें इतनी एनर्जी थी कि अपने वो बच्चे जो हाथ पांव हिलाते हैं वो इतनी तेजी से हिला रहे थे, तो मैंने कहा यार ये तो बहुत एनर्जी वाला लड़का है। जी। तो इसलिए एक हमने उनको पहले सैल्यूट किया, माँ और बेटे को, और फिर उसके बाद में जल्दी से ही उसकी एनर्जी देखते हुए एक मेरे दिमाग में आई कि क्यों ना उस चिड़िया का नाम रख दिया जाए जो इतनी एनर्जी वाली होती, जो 1 मिनट टिक के नहीं बैठती एक टहनी से दूसरी टहनी। और वो ख्याल में आया कि रॉबिन रख दें इसका। अच्छा। तो ये उसका रॉबिन का है। विजयंत का लंबा है थोड़ा सा। अच्छा। विजयंत क्या था कि मैं आर्मर्ड ब्रिगेड में था। आर्मर्ड ब्रिगेड जो टैंक होते हैं उस ब्रिगेड में था। तो ये जो नाम हमें पसंद ही ना है, जो नाम मैं रखने को कहूँ वो उसके माताजी को नहीं अच्छा लगता था, जो माताजी बोलती थी वो तो मैं वैसे ही रिजेक्ट कर देता था। तो अंत में फिर वो बेचारा विजयंत का नाम नहीं हुआ। जब वो 2 साल के करीब के हो गए और मैं आर्मर्ड ब्रिगेड में था, तब मैं एक दिन चाय पी रहा था। चाय पीते पीते मैंने देखा दूर टैंक उतारे जा रहे हैं, ट्रक्स, बड़े बड़े हमारे टैंक ट्रक्स होते हैं उनसे नीचे उतारे जा रहे थे। और उनको वो टैंक ट्रांसपोर्टर बोलते हैं। ओके। और जब वो टैंक उतारे जा रहे थे तो मैंने देखा कि ये कितना अच्छा है टैंक, और वो टैंक का नाम था विजयंत। ओके। और वो विजयंत जो था मेन बैटल टैंक था। अच्छा। हमारी सेना का। तो इसलिए मैंने कहा इससे अच्छा नाम क्या होगा। और ये भी खुश किस्मती थी मेरी कि एकदम बताते ही मेरी वाइफ ने अप्रूवल दे दिया। दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। और उनका नाम विजयंत रखा गया, ताकि हमारे संस्कार जो हैं, मैं वीरेंद्र हूँ जी, वो विजयंत है। और उसका छोटा भाई जो है वो विजेंद्र है, विजेंद्र। और उसकी बेटी जो है वो वसुंधरा। अच्छा। वसुंधरा क्योंकि राजरिफ में जी। वसुंधरा वीर भोग्या वसुंधरा वीर होता है, भोग्या तो उस पे से हमने उसका नाम। बहुत खूबसूरत नामावली के पीछे जो ये कहानी है बहुत ही रोचक। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। किस तरह से याद रखते हैं आप अपने शहीद पुत्र को, कैसे याद रखते हैं? नहीं, याद तो तब रखें जब हम उसको भूलते हैं या कुछ ऐसे करते हैं। देखिए मेरा दिन जो है सुबह स्टार्ट होता है जी। मेरे स्टडी में एक उनकी बड़ी फोटो लगा रखी है। अच्छा। क्यों और फिर मैं सुबह बाकी सब जगह पे आरती वगैरह तो अलग बात है, लेकिन वहां पे पहले मैं हाथ जोड़ के खड़ा होता हूँ, क्योंकि जो कहते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। एब्सोल्युटली। तो अगर आप चाहते हैं कि पूरे देशवासी उन्हें याद रखें, पहले आपको तो उन्हें याद रखना चाहिए। तो इसलिए मैं अपना दिन
वहीं से स्टार्ट करता हूँ। फिर मैं अपने पेट्रोल पंप पे जाता हूँ, वहां पे पूरे शहीदों के नाम लिखे हुए हैं जो उनके साथ थे, जिन्हें डेकोरेशंस मिली हैं। जी। फिर वहां पे मैं फूल चढ़ाता हूँ, फिर काम शुरू करता हूँ। तो इस तरह से हम, और विजयंत काफी एक पॉपुलर मार्टियर है, शहीदों में से काफी पॉपुलर है, और लगातार वो कोई ना कोई प्रोग्राम होता है, जैसे आज आपके साथ हो रहा है जी। तो वो फिर याद रहते हैं। Absolutely. और मैं आपको ये भी बता दूं जी। कि मैंने उनकी याद हमेशा ताज़ा रखने के लिए एक किताब भी लिखी हुई है। आपके हाथ में मैं वो किताब देख रही जी। हूँ, उस किताब के बारे में जिक्र करेंगे, उनका चेहरा उसमें दिख रहा है मुझे, उनकी तस्वीर और वो बातें हम जरूर करेंगे। आपने कहा ये गीत उनको पसंद था, नीले नीले अंबर में। अच्छा, ये गीत के बारे में भी आपको बता दूं। जी जी। एक हुआ क्या कि जब इनका बलिदान हो गया जी। और इनकी पार्थिव शरीर जो था वो भारत इधर हमारे घर में आ गया, जी। उसके साथ ही इनका सम्मान भी आया। एक फौजी का ट्रंक होता है, हर एक फौजी का एक ट्रंक होता है, वो ट्रंक उसकी पहचान है एक किस्म से। वो ट्रंक जब आया, वो फिर वो पड़ा रहा। फिर थोड़ी देर के बाद एक जब रात होने को आ रही थी, तब मैं और मेरी वाइफ बड़े चाहते थे देखना कि इसमें क्या क्या है। तो हमने वो ट्रंक खोला। अच्छा। और ट्रंक खोलते ही इतना बड़ा एक जूतों का कार्डबोर्ड बॉक्स निकला, उसमें पूरे कैसेट भरे हुए थे। अच्छा। तो इत्तेफाक से मैंने एक उठा लिया उसमें से, ठीक है। और उसको चलाया, तो उसमें से तो उनकी आवाज निकली, और ये गाना नीले नीले अंबर में। अच्छा। और दो चार लाइनें इसकी, और 2-4 लाइनें चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना। अरे वाह। ये दोनों गाने, और वो चम्मच के साथ कुछ पतीले पे या कुछ बजा रहे थे। चांद जब आए प्यार बरसाए, हमको तरसाए। बिफोर हिज सुप्रीम सैक्रिफाइस, उनका जो करेज है, उनका जो गैलेंट है, डिटर्मिनेशन है, इनक्रेडिबल, इतिहास में दर्ज किया गया है। किस तरह से उन्होंने सामना किया युद्ध का? आप देखिए, एक सोने पे सुहागा ये था जी। कि एक तो वो बड़े दलेर किस्म के आदमी थे, जो चाहते थे युद्ध में हिस्सा लेना। बचपन से उनकी गेम आपस में जो दोनों भाई खेलते थे, एक को पाकिस्तान की फौज बना के, एक को इंडिया की फौज बना के। जी। तो जब ये बड़े हो गए तो ये चाहते थे मुझे युद्ध में मौका मिले और मैं युद्ध में जाऊं और जाके नाम मतलब अपना रोशन करूं। तो ये जो था 12 तारीख को, जून की 12 को, उनकी पलटन को सबसे मुश्किल टास्क मिला। वो टास्क था टोलोलिंग नाम की ऐतिहासिक लड़ाई में हिस्सा लेने का। तो ये इतनी मजबूत पोजीशन थी जो पाकिस्तानियों ने बनाई थी कि उसके ऊपर 3 हमले पहले विफल हो गए थे। तो इसलिए ये 12 की रात को, 12-13 की रात को 2 राजपूताना राइफल्स ने कर दिया हमला। तो आगे जा रही थी जो कंपनियां, उनमें विजयंत की कंपनी का नंबर नहीं लगा। अच्छा। तो आप सोच सकते हैं कि उसके दिल में कितना गुस्सा आया होगा कि हमारे को क्यों नहीं। इट इज लाइक एक रेस हो रही है, सब लोग दौड़ रहे हैं और आपको बिठाया बाहर। तो उन्होंने अपने कंपनी कमांडर थे, उनको बोला कि सर क्या है ये तमाशा, हमारे को क्यों नहीं। उन्होंने कहा इतने रॉबिन तुम इतने वो उत्सुक मत हो जाओ, उतावले मत हो जाओ। लड़ाई क्या रुख लेती है इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। और हमें बाद में कैसे इस्तेमाल किया जाता है, हमारा सीओ को ओल्ड मैन बोलते हैं। हाँ, अच्छा। ओल्ड मैन हमें कैसे इस्तेमाल करेगा वो अभी कुछ नहीं बोल सकते। और वही बात हुई, क्योंकि लड़ाई में प्लान जो है, आप जितनी भी प्लानिंग कर लो, आखिर में कुछ ना कुछ उसमें बदलाव आ जाता है। जी।
और दोनों जो अटैकिंग कंपनीज थी, जो दाहिने हाथ वाली थी, बड़े हीरो, सारे हीरो थे उस पलटन। मेजर गुप्ता थे, उनको महावीर चक्र मिला, वो ऊपर पहुंच गए अपने ऑब्जेक्टिव के। दूसरे तरफ मोहित सक्सेना थे, वो भी जा रहे थे, लेकिन वहां पे थोड़ा रुकावट हो गई जी। जैसे ही रुकावट हुई तो सीओ जो थे कर्नल रविंद्रनाथ, बड़े मशहूर सीओ हैं, उन्होंने एकदम ऑर्डर दिया कि मूव, आप जाएंगे और ऊपर जाके इसको। तो ये लोग, अल्फा कंपनी जो थी उनकी, वो धावा उन्होंने बोल दिया ऊपर। तो विजयन तो खुश हो गया, सबसे आगे था, उसकी इच्छा थी, और बाकी सब उसके पीछे आए। और उन्होंने इतनी जोर से जोश में राजा रामचंद्र की जय, वो उनका युद्ध घोष था। तो उन्होंने बोल दिया, और उसके बाद में भाग लिए दुश्मन की पोजीशंस पे, टूट पड़े उन पर। तो टूट पड़े तो क्या हुआ कि इतनी जोश में जा रहे थे, एक बंकर में 3 पाकिस्तानी बैठे हुए थे, 2 या 3 बैठे हुए थे, वो छूट गया और चले गए। बाद में पता लगा अरे ये बैठे हुए हैं, फिर उनको बोला हैंड्स अप, तो वो थोड़ा सा हिचकिचाए, तो थोड़ा सा हिचकिचाने में चारों तरफ से गोलियां चली और उनको मार दिया गया। बाकी जो पाकिस्तानी इधर उधर थे, वो भाग निकले वहां से अपनी जान बचा के। फिर आई उस जगह का नाम था बर्बाद बंकर, और उसको कैप्चर करने के बाद ठंड बड़ी लग रही थी, तो ठंड से बचते बचते वो एक पाकिस्तानी बंकर में घुस गए। वहां पे उनके राशन पड़े हुए थे, अच्छा, बड़े अच्छे अच्छे राशन, इंपोर्टेड अमेरिकन, अच्छा, फ्रूट के टिन्स, और ये क्या कहते हैं, कंडेंस्ड मिल्क। तो फटाफट उन्होंने पहले तो बटर टिन जलाए, बटर टिन जला के अपने आप को गर्म किया, फिर उसके बाद में वो दोनों को मिक्स किया, फ्रूट और कंडेंस्ड मिल्क, और अपने पुडिंग बना के खाया दोनों ने। तो ये इस तरह से जो लड़ाई टोलोलिंग की थी, वो बड़े अच्छे नोट पे खत्म हो गई, और उन्होंने सोचा कि शायद अब हमारा तो हो गया, जो हमने इसमें हिस्सा लेना था वो हो गया। लेकिन 20 दिन बाद उन्हें दोबारा एक जगह, नॉल ब्लैक रॉक्स की नाम से मशहूर जगह है, वहां पे हमला करने का टास्क मिला। उससे पहले क्या उन्होंने फोन किया था आपको कि हमारी, या आपकी अपनी मदर को की? मदर को फोन उन्होंने फोन किया, क्योंकि फोन तो था ही नहीं। हाँ। तो एक सैटेलाइट फोन होता है, वो कहीं से भी आप कर सकते हो सैटेलाइट के जरिए। जी जी। तो वो सैटेलाइट जो फोन ने उनके सीओ ने कहा, लो तू बात कर ले अपनी मामा से। तो इन्होंने फिर वहां से टेलीफोन किया, और तब हमको पता लगा कि अरे विजयन तो कारगिल में है। अच्छा, हमें पता ही नहीं था। तो ये फिर उन्होंने कहा कि 14, 15 और ये 13, 14, 15, 16 के जो न्यूज़पेपर्स हैं, ये संभाल के रखना, क्योंकि मैं ये आके पढ़ूंगा एक एक पेपर। अच्छा। और बाकी बातें हुई। तो फिर जब नॉल में बुलाया गया तो किस तरह से सिलसिला, मतलब किस तरह से बातें हुई वहां पर? नॉल से एक बार ही बात हुई उनकी, वो भी बड़ी दर्द वाली बात हुई कि उन्होंने उनको कह दिया कि ये पॉइंट है जिसमें उनकी माताजी का दिल बड़ा उदास हो जाता है, कि उनको दोबारा जब हमला करने के लिए बोला, तो वो सबसे मुश्किल, जनरल मलिक ने कहा है कि वो सबसे मुश्किल अटैक था जो उस दिन किया गया। उसमें 3 अफसर तो मारे गए और 3 अफसर घायल हुए, और 52 आदमी जो थे वो घायल हुए, 10 आदमी मारे गए। इतनी हैवी कैजुअलिटीज हुई, लेकिन वो उन्होंने जीत लिया। और उसकी कहानी ये है कि जैसे ही हमारी 120 तोपखाने ने जैसे ही फायर शुरू किया पाकिस्तानियों के ऊपर, तो पाकिस्तानियों ने भी हमारे ऊपर फायर शुरू कर दिया। तो विजन जो थे वो उनको लीड करना था अटैक, अपनी पलटन का अटैक लीड करना था जी। तो जैसे ही वो उन्होंने अपनी तरतीब बनाई, अपनी फॉर्मेशन बनाई हमले की एफयूपी में,
उसी वक्त 6 गोले जो थे पाकिस्तान के, ठीक एक गोला ठीक उनके बीच में गिरा और कई लोग मर गए, शहीद हो गए, कई लोग घायल हो गए। छोटे सा 22 वर्ष का नौजवान ऐसी स्थिति में देख लीजिए। और उनको किस बात का बहुत जबरदस्त दुख हुआ कि एक जो मारा गया था ना, उसका नाम था राइफलमैन लांस हवलदार जगमल सिंह। जगमल सिंह उनका सहायक था, प्रिय सहायक था। हाँ, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा, ज्यादा बहुत वेरी डियर टू हिम। हाँ, वैसे भी वो वार्म हार्टेड आदमी थे जी। तो वो लगे, उसको देख के भौचक्के हो गए, बिल्कुल स्टन्ड, वहीं पे स्तंभ बन के बैठ गए, जगमल सिंह, जगमल सिंह। तो जगमल सिंह तो मर चुका था, तो वो उधर उसको देखते ही रहे और उसका सिर गिर गया एक साइड में। फिर उनका जो जेसीओ था वो बड़ा पुराना था वॉरियर, उसने उनको मारा पीछे से कि साहब आप क्या कर रहे हो, ये सेंटिमेंटैलिटी की जगह नहीं है, भावुक होने की जगह नहीं है, ये हमें लड़ाई करनी है, हमें नॉल पकड़ना है, चलिए उठिए आप। फिर उन्होंने वो जो घायल थे और जो शहीद हो गए थे उनकी बॉडीज नीचे रखी कहीं पे ताकि उनको और क्षति न पहुंचे, और वहां से अपने जितने भी आदमी इकट्ठे कर सके 19 आदमियों के साथ वो एक नाला है, टोलोलिंग नाला, उस नाले से होते होते वो ऊपर पहुंच गए और जाके क्या दुश्मन की पोजीशन के पीछे निकले। अच्छा, ओके। तो दुश्मन जो था वो आप अगर सीनियर अफसर होगा कोई तो वो तो कहेगा ये तो कमाल हो गया, पीछे आ गए दुश्मन के, तो अब दुश्मन को हम घेर लेंगे चारों तरफ से। लेकिन ये इतने वो थे, उत्साहित थे कि मैं अपनी कंपनी के साथ ही लड़ूंगा। वो फिर आगे आ गए और अपनी कंपनी के साथ मिल गए। लेकिन उस समय उन्हें सबसे अपने जीवन की दुखद खबर मिल गई कि उनके कंपनी कमांडर मारे जा चुके हैं। तो उनका दिल बिल्कुल टूट गया और गुस्से से वो लाल पीले होके जितने आदमी बचे थे सबको लेके बिल्कुल 25 गज में पाकिस्तानी थे और वहां से वो आपस में उनका खूब गोलियां चल रही थी, जो पत्थरों पे गोलियां लग रही थी तो पत्थर छल नहीं हो रहे थे। तब वहां से पाकिस्तानी चिल्ला रहे थे, वो कहते थे अरे भाग जाओ तुम काफिरों, तुम क्या लड़ाई करोगे। तो ये लोग उन्होंने जवाब दे रहे थे अरे बीसी तुम्हारे तो भागने का टाइम भी निकल गया, अब यहां से तुम्हारा जनाजा ही निकलेगा। तो इस तरह से लड़ाई करते करते ईश्वर की मर्जी थी कि उस वक्त पाकिस्तान का फायर कुछ वक्फे के लिए बंद हुआ। अच्छा। शायद वो अपनी मशीन गन के अंदर नई बेल्ट फीड कर रहे थे और विजयन ने कहा कि यही मौका है, मैं इस बंकर को खत्म कर दूंगा भाग के। जैसे ही उन्होंने एक कदम लिया तो पीछे वाली जो मशीन गन थी उसने फायर शुरू किया और एक गोली उनके सिर में रखी। देखिए सारे मेरे को सैनिक भी सुन रहे होंगे जी, चाहे 22 वर्ष की आयु हो या 45 वर्ष की आयु हो जी। एक सैनिक के लिए इससे अच्छा निधन नहीं हो सकता। जब आप आपके हाथ में आपका हथियार है, आगे दुश्मन है और आप आखिरी दम तक लड़ते हुए गोली आपको लगती है और अपने कॉमरेड के हाथ में गिर जाते हैं और वहां से वो आपको लेके आते हैं। ये आवाज कर्नल वीरेंद्र थापर जी की, जो अपने शहीद बेटे कैप्टन विजयंत की कहानी जैसे आंखों में सजीव आपको वो चित्र जैसे हमारे यहाँ लिसनर लिख रहे हैं, जिनकी आंखों में आज भी अपने वीर सपूत की तस्वीर बसती है। नमन करते हैं सर आपको। ऐसे पिता केवल जनक नहीं है, उस पराक्रमी चरित्र की पहली पाठशाला है। बहुत खूबसूरत बातें उनके लिए। ये होते हैं सच्चे सपूत भारत माँ के, सब न्यौछावर अपने देश पे। इस देश की लता फूल भी शायद यही कहती है, मुझे तोड़ लो वनमाली,
फेंक दो उस पथ पर जहां जाते हैं वीर अनेकों भारत माँ के। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना। ऐसे वीर सपूतों की कहानी दिल में धड़कती है और भारत माँ के लाल, इनको हमेशा हम अपने दिल में बसा कर रखते हैं। वेलकम बैक टू संदेश टू सोल्जर्स। मेरा नाम है शैली भाषांजलि और मुझे बहुत खुशी है, बहुत हर्ष है, बहुत गर्व है कि आज मेरे साथ बैठे हुए हैं कर्नल वीरेंद्र थापर, खुद ही एक वेटरन आर्मी ऑफिसर, अकम्प्लिश्ड ऑफिसर। इतने साल आपने, इतने वर्ष आपने आर्मी को सर्व किया और अपने पुत्र की बातें यहाँ बता रहे हैं जो शहीद हो गए, कैप्टन विजयंत थापर, वीर चक्र से सम्मानित। उनका सर एक बहुत ही मशहूर, बहुत सारे देशवासी जानते हैं, उनका एक लास्ट लेटर था जी, बहुत ही खूबसूरत। मेरे सामने ये है जिसमें इन्होंने लिखा है, डियरेस्ट पापा, मामा एंड ग्रैनी, बाय द टाइम यू गेट दिस लेटर आई विल बी ऑब्जर्विंग यू फ्रॉम द स्काई, एंजॉइंग द हॉस्पिटैलिटी ऑफ द अप्सरास। I have no regrets. In fact, even if I become a human again, I'll join the army and fight for my nation, sir. जी, ये इससे पहले ये जो गाना आपने सुनाया था जी ना, जी जी, ये गाना जब चला हमारे घर में और उनके कपड़े जो थे वो हम निकाल रहे थे, उनमें से अभी भी उनकी महक आ रही थी। तो ऐसे लग रहा था जैसे विजयंत अपने ही कमरे में, अपने ही घर में घूम रहा है। तो ये वो कुछ चंद मोमेंट थे जी। जहां तक ये सवाल है कि मैं वापस आऊं, मैं तो क्या चाहता हूं जी कि ये जो लेटर है ना जो आपने दिया है, जी। ये पूरे देशवासी पढ़े। जी। ना इसमें कोई टाइम लगेगा, ना इसमें कोई एफर्ट करनी है, सिर्फ गूगल पे लास्ट लेटर विजयंत थापर टाइप करने से आ जाए। एब्सोल्युटली, लास्ट लेटर विजयंत थापर जी। और जिसमें उन्होंने आपको, अपनी माँ को, अपनी ग्रैनी को लिखा है। बड़ी खूबसूरत राइटिंग है ये, मैं देख रही हूँ, इंग्लैंड में लिखा है इन्होंने। ये तो इतना हो चुका है इसके ऊपर कि ये जो हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने भी इनकी हैंडराइटिंग को स्टडी किया है। एब्सोल्युटली, और उन्होंने स्टडी करके अपने एनालिसिस हमें भेजे थे। बहुत ही खूबसूरत राइटिंग, लगता है खूबसूरत व्यक्तित्व का एक ये प्रमाण है। एंड लवली, एंड ही इज रिटन। उनको प्रिमोनिशन था क्या कि वो, तो मतलब जो आपने सवाल किया था जी, कि देखिए एक देशभक्त जो है उसके लिए अपनी मातृभूमि से बड़ी कोई चीज नहीं है। माँ बाप वगैरह सब बाद में आते हैं। जी। तो ये एक असली एग्जाम्पल है हर एक सोल्जर के लिए, हर एक यूथ के लिए, हर एक भारतीय के लिए, जहां पर वो कह रहा है कि मुझे कोई गम नहीं है, ये जिंदगी खोने का गम नहीं है बिल्कुल, क्योंकि ये तो कामयाब हो गई। लेकिन अगर मैं दोबारा पैदा हुआ, अगर दोबारा ईश्वर ने मुझे इंसान बनाया, तो भी मैं भारतीय फौज को ज्वाइन करके लड़ूंगा भारत के लिए। तो ये है जो मुद्दा हर भारतवासी के दिल में होना चाहिए। आकाशवाणी के शो के माध्यम से मैं दोहराना चाहूंगी, इस लेटर को जरूर पढ़िएगा। इसमें एक वीर सपूत ने किस तरह से अपने फैमिली, अपने माता पिता को पत्र लिखा है और कितनी बातें, कितने कम लाइंस और शब्दों में कितनी बड़ी और कितनी गहरी बात कह दी है, जो इट्स लाइक अ मैसेज टू द कमिंग जनरेशंस एंड जनरेशंस आफ्टर जनरेशंस। सर, इन्होंने यहाँ पे एक लड़की का जिक्र किया है, रुखसाना। जी जी, वो क्या कहानी है? ये कहानी बड़ी एक जबरदस्त कहानी है जी, क्योंकि मैं समझता हूँ कोई भी ऑफिसर जो है वो एक अच्छा ऑफिसर नहीं हो सकता अगर वो पहले एक अच्छा इंसान नहीं है, नेक इंसान नहीं है, तो कभी भी एक अच्छा अफसर नहीं हो सकता। और ये कैप्टन साहब का दिल जो था वो बहुत दयालु, बहुत वेरी कंपैशनेट। एक बार मैंने उनको 50 रुपए दिए थे उनकी जेब खर्चे के लिए। वो उसी वक्त बाहर गए और वो भीख मांगने वाला आ गया था, कोई गरीब, उसको उन्होंने 50 के 50 रुपए दे दिए। तो मुझे बड़ा गुस्सा आया कि भाई तुमने क्या किया। तो इसी तरह से रुखसाना जो थी ना, ये लड़की कुपवाड़ा में थी। कुपवाड़ा जो है आप जानते हैं कि ये एक गढ़ है आतंकवादियों का,
सारे रास्ते यहाँ से आतंकवादियों के आने और जाने के। तो वहां पे एक जहाँ पे इनकी पलटन थी, उधर से बाहर निकलते ही उसका घर था, छोटा सा जी। लकड़हारा था। अच्छा, लकड़हारा। हाँ। तो वो गरीब था, वो लेकिन वो लड़की जो थी वहां खड़ी रहती थी। छोटी सी बच्ची थी, छोटी सी 2-2.5 साल की थी। अच्छा। और 1 साल पहले ये वारदात हुई थी। अच्छा। तो हुआ क्या कि ये जब जाते थे और आते थे, किसी भी पेट्रोलिंग के लिए, किसी भी काम के लिए जाएंगे, उसके घर के आगे से जाना पड़ता था। और वो खड़ी होती थी उधर, ना वो हंसेगी, ना वो कुछ करेगी। ये उसको छेड़ेंगे, बाय बाय टाटा ऐसे करेंगे, वो कुछ नहीं करती। अच्छा। बुत की तरह रहती थी। तब उन्होंने पता करने की कोशिश की कि ये क्या बात है जी। तब उनकी मासी को वो मिले, तो उसके मासी ने बोला नहीं नहीं, ये जन्मांतरू ऐसे नहीं थी, ये ठीक थी लड़की बिल्कुल। लेकिन एक दिन रात को 2 आतंकवादी आए और उसकी माँ और लड़की को धक्का मार के एक तरफ कर दिया और उनके फादर को बेरहमी के साथ AK-47 के साथ उड़ा दिया। उसकी सिर वगैरह सब फट गया। वो बच्ची जो उसे देखा और वो जो उसको इतना प्यार करती थी अपने फादर को, वो उससे सहन नहीं हुआ और वो अपने अंदर चली गई। इन बिल्कुल बोलना बंद, खेलना बंद, सब कुछ बंद। अच्छा। उस स्टेट में रॉबिन उसको मिला था जी। और वो फिर उसके पास जाने लग गया रोज शाम को। दयालु था थोड़ा दिल का, और उसको वो कभी चॉकलेट ले जाएगा, कभी रिबन ले जाएगा, कभी पेंसिल, छोटी मोटी चीज ले जाएगा। फिर आखिर में वो लड़की ने बोलना शुरू कर दिया। अच्छा। रॉबिन के जाने से पहले उसने बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने हमें अपनी इसी लेटर में लिखा था कि इस लड़की को 50 रुपए आप मेरे जाने के बाद देते रहना, हाँ, हर महीने। जी जी। हाँ, इसकी स्कूल फी के लिए। तो उसको खैर मैं 15-20 साल से हर साल उसके घर जाता था और उसको जो भी मेरे से आर्थिक मदद होती थी वो दे। शहादत के बाद आप जाते रहे? हाँ, हर वर्ष जाता रहा और अंत में इस पिछले साल उसकी जब शादी हो गई, अच्छा, और मैं और माताजी दोनों गए, तब हमने फिर वो सिलसिला बंद कर दिया, क्योंकि उसका हस्बैंड भी है और वो सब, और अब वो मतलब वहीं पे है। मानवता की सबसे ऊंची पराकाष्ठा जिसको कहते हैं, बहुत बड़ी कहानी। हाँ। दिल को छू लेने वाली, बहुत खूबसूरत, बहुत बड़े दिल वाले व्यक्ति रहे आपके पुत्र। 50 रुपए, कीप ऑन गिविंग रुपीज 50 to रुखसाना पर मंथ। हाँ, ये भी उस समय लिखा गया है। हाँ। जब वो उनको दिख रहा था कि मैं शायद ही वापस आऊंगा इस लड़ाई से, तो वो ही था, उनको कुछ आभास जैसा आभास लग गया था। हाँ। और दूसरी बात यह है कि देखिए उनका क्या है, उसके ऊपर उन्होंने लिखा है कि मेरे बॉडी के जो भी पार्ट्स हैं वो आप जो इस्तेमाल कर सकते कर लेना। जी, उन्होंने लिखा है। मतलब ये देने के बारे में हर वक्त सोच रहे हैं, ये नहीं कि मेरे को क्या प्राप्त होगा, मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, कुछ नहीं। सर, इस लेटर में इन्होंने लिखा है, लास्ट में साइन आउट किया है, बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल, लिव लाइफ किंग साइज रॉबिन, एंड ऑल ऑफ 22, बट रॉबिन रियली लिव्ड लाइफ किंग साइज। जी बिल्कुल, किंग साइज जिंदगी। देखिए अब मेरे ख्याल से आपका टाइम भी नहीं, जरूर अभी सिलसिला है हमारे पास, 7-8 मिनट है। हमेशा क्या हर एक आदमी को याद, ये तो खैर गोल्डन वर्ड्स है, लिव लाइफ किंग साइज जी। और मैं ये कहना चाहता हूं कि याद रखिए कि कभी भी जिंदगी लंबाई में नहीं मापी जाती, हमेशा गहराई में मापी जाती है। आपने क्या किया वो उसको लोग याद रखें। बहुत खूबसूरत बात। ये जो किताब आपके हाथ में है, इसके बारे में, ये आपने लिखी है, किसने लिखी है? हाँ जी, ये मैंने लिखा है। इसका शीर्षक पढ़ के बताइए। इसका शीर्षक है विजयंत एट कारगिल। विजयंत एट कारगिल। हाँ, इसका हिंदी का भी है, कारगिल में विजयंत। कारगिल में विजयंत। हाँ, तो बहुत अच्छी, एक शानदार अफसर की कहानी है, जीवनी है पूरी, बिगिनिंग के। और जनरल मलिक ने इसका
प्रीफेस दिया जी। है, और जनरल मोहिंदर पुरी ने जो वाइस चीफ थे इसके एंड में अपने विचार दिए। ये उपलब्ध है प्लेटफॉर्म्स पे? ये अमेज़न पे उपलब्ध है। आप कुछ ज्यादा महंगी भी नहीं है और आप ले सकते हैं और जी, इसको पढ़ क्योंकि इससे ना बहुत इंसाइट मिलती है, बहुत प्रेरणा मिलती जी, है, जी, एनकरेजमेंट मिलता है। लोग लंबी, जैसा कि आपने कहा, लंबी लंबी जिंदगी जीने के बाद भी हाथ कुछ नहीं लगता, लेकिन 22 वर्ष की उम्र, देश के लिए शहादत। जी। और आज एक पिता यहाँ बैठे हुए हैं, उनकी कहानी को बांच रहे हैं, सुना रहे हैं, उनकी गाथा को इतना गर्व महसूस कर रहे हैं कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ द वे यू आर स्पीकिंग सर। दैट्स ब्रिलियंट। और इस किताब को मतलब ये कब आई, ये किताब कब आपने लिखी? ये जब कोरोना हो रहा था ना। अच्छा, उस वक्त। हाँ, इसीलिए इसका ज्यादा वो नहीं हो सका। हाँ, ठीक है, तो प्रचार नहीं हो सका। जी 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 जी, नहीं ठीक है। ये तो बात ऐसी है कि सबको जानना चाहिए, इस लास्ट लेटर को पढ़ना चाहिए और ये जानना चाहिए। सर, आपने कहा कि ये जो गाना है उसको बहुत बहुत पसंद था, बिल्कुल पागल था इस गाने के पीछे। कौन सा गाना और क्या मतलब, क्या गाना कहानी थी? संदेशे आते हैं। हाँ जी। बॉर्डर फिल्म का है जी। वो तो मतलब उसने उसके लिए, सिर्फ वो गाने के लिए वो फिल्म की कैसेट लाई थी। अच्छा। और 16 बार उसने वो फिल्म देखी। 16 बार? हाँ। और श्री जेपी जो थे, हाँ। जिन्होंने वो फिल्म बनाई थी, वो हैरान हो गए जब वो हमारे घर में आए। अच्छा, जेपी दत्ता। जेपी दत्ता। अच्छा। हाँ। तो ओके, वंडरफुल, दैट्स ब्रिलियंट। मेरी नजर इधर पड़ रही है क्योंकि इतने लोग जुड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कर्नल विजेंद्र थापर जी को शत शत नमन, विजयंत वीर शहीद भाई जी को नमन है, श्रद्धांजलि है। बहुत प्यार भेजते हैं देशवासी। जी जी। क्योंकि इनकी कहानी सब तक पहुंचनी चाहिए। यहाँ पर सचमुच धन्य है और आप भी धन्य हैं, आप पेरेंट्स धन्य हैं, क्योंकि ऐसे वीर सपूत को आपने हमारे देश को दिया है। तो बहुत बहुत अच्छी बात। यात्रा भी बड़ी लंबी है सर। यू आर फिट एंड स्मार्ट एंड एब्सोल्युटली रेयरिंग। सो नाउ व्हाट, क्या संदेश देना चाहेंगे आप पूरे हिंदुस्तान को? देखिए, हिंदुस्तान को मैं सिर्फ एक ही संदेश देना चाहूंगा, और वो ये है कि आप अगर सोचते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद लड़ाई खत्म हो गई है, तो गलत फहमी है। अच्छा। ठीक है, हमारे चारों तरफ खतरा मंडरा रहा है। अच्छा। और मैं चाहता हूं कि हर एक आदमी जो इस धरती पे, ये हमारे देश की पवित्र धरती पे है, उसको अपने देश में बहुत अभिमान और गर्व होना चाहिए। ये कहने में कि मैं भारतीय हूं, हिंदुस्तानी हूं, उसका सीना एकदम चौड़ा होना चाहिए। मतलब उसको हमेशा ही शुड बी प्राउड कि मैं हिंदुस्तानी हूं और मैं हिंदुस्तान में। और उसने ये सोचना है कि मैं ऐसा क्या करूं कि जो भारतवर्ष मुझे दिया गया था उससे अच्छा भारतवर्ष मैं छोड़ के जाऊं। बहुत खूबसूरत जी। तो आने वाले लोगों के लिए, जनरेशन्स के लिए कुछ ऐसा सौंप के जाएं जिसको वो और आगे बढ़ाते चले जाएं। बहुत ही अच्छे संदेश के साथ आपने लोगों को एड्रेस किया है। कर्नल वीरेंद्र थापर, किस तरह से शुक्रिया अदा करूं आपका। आपने अपने बारे में थोड़ी सी बात, लेकिन विजयन जी के बारे में जो शहीद हो गए, मरणोपरांत उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया, उनके बारे में कहा, उनके लास्ट लेटर के बारे में हमने जाना और उनकी बुक के बारे में भी जाना, जो आप प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के सामने तक आए। जी। और आकाशवाणी के माध्यम से ये गीत बहुत बजता है हमारे बहुत चलता है रेडियो पर, बट आज ये गाना मुझे खास लग रहा है क्योंकि योर रॉबिन लाइक्ड इट, योर रॉबिन लव्ड इट। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू, थैंक यू। तुम जान हो
अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।